आप सबको मेरा नमस्कार। सीबीएसई ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस जारी किए हुए हैं क्लास 10th और 12th के लिए टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए। उसमें से हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर को अभी पूरी तरह से समझेंगे और सॉल्व करेंगे ताकि जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। तो पहला पार्ट इसका अनसीन पैसेज का है। तो बच्चों, अनसीन पैसेज में क्या करना चाहिए, हम लोगों को पैसेज को पढ़ना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि 90 मिनट का टाइम है तो काफ़ी टाइम रहता है और हम लोगों को हड़बड़ाना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके मार्क्स से जो है कट जाएंगे। क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और कई बार एक मैसेज जो पैसेज हमको बताता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, वन बाय वन अच्छे से समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इस पैसेज का फर्स्ट पार्ट है, डिस्पाइट प्लेंटी ऑफ नेसेयर्स द टेक्स्ट बुक इज डेड, इट जस्ट डजंट नो इट येट एंड कंटिन्यूस ऑन वॉकिंग अबाउट एज दो अलाइव। आई इवन हैव वन अ टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स on my bookshelf beside me that was printed in 1891. It has some line drawings and no color. Today textbook have lots of colorful images and engaging questions sprinkled about them. They also have tons of advice for teachers on how to use them effectively. तो देखिए, पहले ही पार्ट में हम लोगों को पता चल रहा है कि जो राइटर हैं वो टेक्स्ट बुक के खिलाफ लिख रहे हैं, बोलते हैं कि टेक्स्ट बुक मर चुका है, और साथ ही साथ बोलते हैं कि इनके पास भी एक टेक्स्ट बुक है फिजिक्स का जो बहुत पहले प्रिंटेड हुआ था। कब प्रिंटेड हुआ था? 1891 में, जिसमें कुछ लाइंस हैं ड्राइंग और कलर जो है ना नहीं है, और जो आजकल के बुक्स होते हैं उनमें बहुत सारे कलरफुल इमेज होते हैं और बहुत सारे इंगेजिंग क्वेश्चंस होते हैं। साथ ही साथ टीचर लोग के पास बहुत सारा एडवाइस प्रिंटेड होता है उसमें टीचर लोग के लिए कि वो कितने इफेक्टिवली इसको पढ़ा सकते हैं। उसके बाद सेकेंड पढ़ते हैं, द वर्ड टेक्स्ट बुक ओरिजिनेटेड इन द 1720s, almost 300 years ago. It's had a good run and is ready to retire. Those who argue that you cannot learn well without a textbook ignore the centuries prior to 1720 when lots of people learned well with no textbook anywhere. You can learn without textbooks, that's certain, but why should we bother to change something that's worked for 300 years? Many deliver the verdict in a single word, technology. That's a way too simplistic. अब देखिए, जो वर्ड है टेक्स्ट बुक वो ओरिजिनेट हुआ था 1720 में, 300 ईयर्स पहले, और ये काफ़ी अच्छा साथ दिया हमारा, अब रेडी टू रिटायर है। साथ ही साथ लोग जो हैं आर्गू करते हैं कि आप बिना टेक्स्ट बुक के लर्न नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते, लेकिन इसमें राइटर का आर्गूमेंट है कि बहुत पहले जब टेक्स्ट बुक था ही नहीं, कब 1720 के पहले, तब भी लोग काफ़ी अच्छा सीखते थे और आज के समय से भी काफ़ी अच्छा सीखते थे। तो आप चेंज नहीं करना चाहते इसको, ऐसा राइटर का कहना है कि जो चीज़ 300 साल तक काम किया है, 300 ईयर्स तक जिसने हमारा साथ दिया है, उसको आप क्यों चेंज करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन बाकी बोलते हैं कि इसको चेंज करने का एक ही तरीका है, वो है टेक्नोलॉजी, और ये चीज़ भी बहुत सिंपल है। अब थर्ड पैरा पढ़ते हैं, वी हैव सीन फिल्म लूप्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, मोशन पिक्चर प्रोजेक्टर्स, मशीन scoring of test and a myriad of other technological innovations in classrooms, but the textbook remains. No technology alone will not in the reign of the textbook. It takes something more, and that became available in the 1940s, the programmable electronic computer. But here we are 70 years later with plenty of textbook visible. The computer was not sufficient by itself. अब देखिए, यहाँ पे बता रहे हैं कि टेक्स्ट बुक जो है ना आज भी बना हुआ है 70 साल बाद। क्यों बना हुआ है? क्योंकि बहुत सारे चेंज आए हुए हैं उसके बाद भी बना हुआ है, जैसे कि फिल्म लूप है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, मोशन पिक्चर प्रोजेक्टर्स है ना, ये बाकी सारी जो चीज़ें आज के क्लासरूम में अवेलेबल हैं, ये सारे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं उसने भी टेक्स्ट बुक के जो इरा है या रेन है उसको ख़त्म नहीं किया है। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या चाहिए? तो यहाँ पे बताते हैं कि 1940 में प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का शुरुआत होता है, जिसके बाद लगने लगा था कि टेक्स्ट बुक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 70 साल बाद भी हम देख रहे हैं कि टेक्स्ट बुक हमारे आसपास मौजूद हैं। इससे पता क्या चला कि कंप्यूटर जो है ना खुद में सफिशिएंट नहीं है इसको ख़त्म करने के लिए। अब चौथा नंबर पैरा पढ़ते हैं, द नेक्स्ट बिग चेंज बिगेन विथ ARPANET इन द 1960s. दिस फाउंडेशन लेड टू द इंटरनेट एंड इट्स ग्रोथ हैज़ बीन फिनोमिनल, बट अ वाइड स्प्रेड कम्युनिकेशन मीडियम अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू डिसलोकेट टेक्स्ट बुक आइदर. इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर्स, इजी टू यूज इंटरफेसेस, GUIs एंड रेडी एक्सेस टू द इंटरनेट ऑल कंट्रीब्यूट. अब अगला बताते हैं कि दूसरा चेंज आया ARPANET के फॉर्म में 1960s में, जिसने फाउंडेशन किया इंटरनेट के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज था। और वो जो वाइड स्प्रेड कम्युनिकेशन है ना, वो भी अकेला नहीं है कि टेक्स्ट बुक को ख़त्म कर सके, डिसलोकेट कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कि सस्ते कंप्यूटर सब तक पहुँचें, साथ ही साथ ईजी टू यूज इंटरफेस
और रेडी एक्सेस रहे इंटरनेट का सबके लिए, सबका कंट्रीब्यूशन इसमें जरूरी है। 5th नंबर पढ़ते हैं, फाइन से मेनी बट द टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स आर पुटिंग देयर बुक्स ऑनलाइन, दे आर क्रिएटिंग ई टेक्स्ट बुक सो टेक्स्ट बुक लाइव। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं बढ़िया, लेकिन जो टेक्स्ट बुक पब्लिशर है ना, वो लोग अब ऑनलाइन आ रहे हैं, सारे बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, साथ ही साथ टेक्स्ट बुक लाइव में भी अवेलेबल हैं। अब 6 को पढ़ते हैं, दिस आर्गूमेंट विशेष द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन द अर्लियर टाइम्स एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन द प्रेजेंट। अदर देन मियर कास्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी इंटरेक्टिव, प्रीवियस एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाज लाइक टेक्स्ट बुक्स रादर पैसिव, एक्टिव लर्निंग इज फार सुपीरियर टू पैसिव लर्निंग, सो मच सो दैट इट्स नॉट अ स्टेप नॉट अ लीप बट अ रॉकेट प्रोपेल्ड लॉन्च, पास्ट ओल्ड फैशन लर्निंग। तो देखिए अब लर्निंग के ऊपर यहाँ पे राइटर फोकस कर रहे हैं कि जो पास्ट ओल्ड फैशन था लर्निंग का, जो कि टेक्स्ट बुक के ऊपर आधारित था, वो पैसिव लर्निंग था, एक्टिव लर्निंग नहीं था। उसमें चीज़ों को खाली आप पढ़ के इमेजिन करके समझते थे। लेकिन जो आज कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग है उसमें इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए आप सोडियम को देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन बुक में वो रियलाइजेशन आपको नहीं होगा। तो इसके बारे में इस पैरा में उन्होंने काफ़ी अच्छे से लिखा है। और ये जो है ना, जो कंप्यूटर ओरिएंटेड लर्निंग है वो रॉकेट प्रोपेल्ड लॉन्च है ओल्ड फैशन लर्निंग के कंपेरिजन में, ऐसा उन्होंने समझाया है। अब 7 नंबर पढ़ते हैं, इट्स द मेंटल एंगेजमेंट विद समथिंग दैट डिटरमाइंस वेदर यू लर्न एंड हाउ वेल। The really big change will come when students can jump into online situations that are more like real life and are able to use a variety of devices to reach the web and become part of the learning community. They will guided by a combination of human mentors and machines. Furthermore, diagnostic analysis of their work will tell mentors when students are ready for certain learning and more importantly when they are not. तो देखिए अगला बार बोल रहे हैं कि जो मेंटल एंगेजमेंट होता है ना, ये सबसे एसेंशियल एलिमेंट है बच्चों, याद रखिएगा ना। आप चाहे सब चीज़ चेंज कर लें, कितने भी अच्छे से अच्छे लर्निंग को यूज करें, लेकिन जब तक आपका मेंटल एंगेजमेंट नहीं होगा तो आपकी लर्निंग जो है ना वो अच्छी नहीं हो पाएगी। यहाँ पे इनका कहना है। लेकिन साथ ही कहते हैं कि एक बड़ा चेंज आता है जब स्टूडेंट जो है ना ऑनलाइन सिचुएशन में जंप कर ले जाते हैं, जंप करते हैं रियल लाइफ के कंपेरिजन में, और बहुत सारे डिवाइसेस को यूज करते हैं ताकि वो वेब तक पहुँचें और एक पार्ट हो जाएँ लर्निंग कम्युनिटी के। देखिए इसके बाद क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे अब कॉम्बिनेशन है ह्यूमन मेंटर और मशीन्स का। उसके बाद डायग्नोस्टिक एनालिसिस के द्वारा काम को लोग अच्छे से समझें कि स्टूडेंट को कहाँ पे परेशानी हो रहा है और किस टाइप का लर्निंग कहाँ पे उसको ज़्यादा ज़रूरी है और कहाँ पे वो ज़्यादा लर्निंग का उसको ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट पढ़ते हैं 8th नंबर, टेक्स्ट बुक डू नॉट टेप इन टू आवर ब्रेन्स टू रियलाइज दिस लर्निंग पोटेंशियल, हेंस टुडे द टेक्स्ट बुक इज ज़ॉम्बी, इट्स जस्ट वेटिंग फॉर दैट वुडन स्टेक आर सिल्वर बुलेट टू पुट इट टू अ वेल डिजर्व रेस्ट। अब लास्ट टाइम बोल रहे हैं कि टेक्स्ट बुक जो है ना हमारे दिमाग पे वो असर नहीं डालते, ना ही उस प्रकार लर्निंग पोटेंशियल को रियलाइज करवाते हैं। आज के डेट में टेक्स्ट बुक एक ज़ॉम्बी हैं और वेट कर रहे हैं अपने वेल डिजर्व रेस्ट के लिए। क्वेश्चन 1 है, इन द पैसेज द ऑथर टॉक्स अबाउट अ वेल डिजर्व रेस्ट फॉर द टेक्स्ट बुक, व्हिच ऑफ दिस डिस्क्राइब्स द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स बुक्स। अब जैसे हमने अच्छे से समझा है कि ऑथर जो है ना टेक्स्ट बुक के खिलाफ लिख रहे हैं पूरे के पूरे अपने पैसेज में और बोलते हैं कि इसको वेल डिजर्व रेस्ट चाहिए। इसमें बता रहे हैं कि कौन सा जो है ना ऑथर के एटीट्यूड को बुक के लिए सबसे अच्छा डिस्क्राइब कर रहा है। ऑप्शन ए बोलता है क्रिटिसाइजेज द वैल्यू एडेड बाय टेक्स्ट बुक इन सोसाइटी। तो उन्होंने कहीं पे भी इसको क्रिटिसाइज नहीं किया है कि टेक्स्ट बुक ने जो वैल्यू एड किया है उसके बारे में, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा, ही रिकमेंड्स दैट टेक्स्ट बुक आर द सोल मीडियम फॉर इफेक्टिव लर्निंग, बिल्कुल गलत है। उन्होंने टेक्स्ट बुक को सोल मीडियम बताया नहीं है, वो तो बोल रहे हैं कि टेक्स्ट बुक होना ही नहीं चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, ही थिंक्स दैट टेक्स्ट बुक आर फॉर मोर सुपीरियर देन अदर मीडियम्स ऑफ नॉलेज। ये भी उन्होंने नहीं कहा है टेक्स्ट बुक को, तो उन्होंने इन्फीरियर कहा है, सुपीरियर बोल रहा है यहाँ पे, तो भी गलत हो जाएगा। ही इज कंसर्न अबाउट द कंटिन्यूड यूज ऑफ टेक्स्ट बुक एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लर्निंग। बिल्कुल, वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं टेक्स्ट बुक के आज भी एक प्राइमरी सोर्स ऑफ लर्निंग होने से। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द पैसेज द फॉलोइंग डेवलपमेंट टुक प्लेस इन द एजुकेशन फील्ड। अब इसमें जो 4 दिया हुआ है ना उसको हम लोगों को अरेंज करके बताना है कि किस प्रकार का डेवलपमेंट जो है ना एजुकेशन फील्ड में हुआ है। तो देखिए फर्स्ट बोलता है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टुक प्लेस विदाउट द यूज ऑफ टेक्स्ट बुक्स। बिल्कुल सही, सबसे पहले जो लर्निंग शुरू हुआ है उस समय टेक्स्ट बुक नहीं था, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए इसमें का सी और डी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ही नहीं। अब सेकेंड कौन सा आएगा, देखिए सेकेंड बोलता है द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिजिटल बुक्स रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन फिजिकल बुक्स। ये तो सेकेंड में नहीं आएगा, ये बाद में होता है, क्योंकि इसके बाद कौन सा आएगा कि बुक जब शुरू होता है
थर्ड नंबर देखिए, द क्रिएशन ऑफ एडेप्टिव एंड इंटरेक्टिव लर्निंग टूल्स कंट्रीब्यूटेड टू द वे लर्निंग टुक प्लेस। ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें बुक के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। ये जो है ना इसके बाद में आएगा, कंप्यूटर के बाद में सब शुरू हुआ है। जो लर्निंग इंटरेक्टिव लर्निंग जो टूल्स हैं वो आए हैं। फोर्थ देखते हैं, द इंट्रोडक्शन एंड सर्कुलेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स टर्न देम इनटू अ कॉमनली यूज्ड मीडियम ऑफ लर्निंग। बिल्कुल, सबसे पहले बिना टेक्स्ट बुक का लर्निंग हुआ, फिर सेकंड में क्या होगा, टेक्स्ट बुक के साथ लर्निंग हो जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन बी में क्या है, फर्स्ट और फोर्थ है, तो फर्स्ट के बाद फोर्थ आ रहा है, फिर उसके बाद कंप्यूटर आते हैं, फिर ये जो इंटरेक्टिव लर्निंग टूल आते हैं, तो ये थर्ड में आएगा और ये फोर्थ में आएगा, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, बोलता है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन वीकन द ऑथर्स केस फॉर अ कंप्लीट शिफ्ट टू कंप्यूटर लर्निंग इन पैराग्राफ 6। देखिए पैराग्राफ 6 को हमने अच्छे से समझा है। यहाँ पे बता रहे हैं कि कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रॉकेट प्रोपेल्ड है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, और जो टेक्स्ट बुक लर्निंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड फैशनड है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन बोलता है अ शार्प इंक्रीज इन द क्रिएशन ऑफ ई टेक्स्ट बुक, तो इससे उनके आर्गूमेंट को मजबूत कर रहा है, ठीक है ना। ये नहीं होगा फर्स्ट वाला, वीकन नहीं कर रहा है ऑथर्स केस को, ये बल्कि उसको मजबूत कर रहा है। बी जो है अ राइजिंग डिपेंडेंसी ऑन यूजिंग टेक्नोलॉजी एज ए मीडियम ऑफ लर्निंग, ये भी उसको स्ट्रेंथन कर रहा है, मजबूत कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर सी देखते हैं, स्कॉलरी आर्टिकल्स कंपेयरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग विद दैट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, तो जो स्कॉलरी आर्टिकल्स होते हैं वो कंपेयर कर रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग को टेक्स्ट बुक से, ये भी ऑथर के केस को वीकन नहीं कर रहा है। डी देखते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ दी ई टेक्स्ट बुक्स विथ एक्टिविटीज दैट रिक्वायर एक्टिव पार्टिसिपेशन फॉर रीडर्स। हाँ बिल्कुल, इसका ऑप्शन डी में बोल रहा है कि जो ई टेक्स्ट बुक हैं उसमें एक्टिविटी भी रहता है और इंटरेक्शन भी होता है, जिससे रीडर का पार्टिसिपेशन जो है ना श्योर होता है। तो ये जो है ना ऑथर के केस को वीकन कर रहे हैं कि जो है कंप्यूटर लर्निंग होना चाहिए बल्कि बुक लर्निंग के बजाय या ई टेक्स्ट बुक के लर्निंग के बजाय, जिसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं, व्हिच ऑफ दिस बेस्ट कन्वेस द मीनिंग ऑफ डायग्नोस्टिक एनालिसिस एज यूज्ड इन पैराग्राफ 7। तो देखिए याद होगा पैराग्राफ 7 में हमने डायग्नोस्टिक एनालिसिस के बारे में जाना है, जिससे पता चले कि कहाँ पे लर्निंग की ज़रूरत है और कहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लर्निंग करें और जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ पे लर्निंग ना करें। तो इसका ऑप्शन है देखिए, बोलता है अ डिपिक्शन ऑफ द लर्नर्स इंटरेस्ट, ये तो नहीं होगा, है ना। डायग्नोस्टिक एनालिसिस का मतलब इसमें लर्नर्स इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। बी जो है डिस्प्ले ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, तो अचीवमेंट से भी कोई लेना देना नहीं है। सी है एन इवोल्यूशन ऑफ द लर्नर्स कैपेबिलिटी, बिल्कुल इसमें जो लर्नर की कैपेबिलिटी है उसको इवोल्यूट किया जा रहा है, जाना जा रहा है कि कितना वो कैपेबल है लर्निंग में, कहाँ पे वो वीक हो रहा है, कहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डी देखिए बोलता है एन एप्रिसिएशन ऑफ द लर्नर्स इंस्टीट्यूट्स, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन 5 है, व्हिच ऑफ दिस सेंटेंसेस करेक्टली यूजेज द फ्रेज रॉकेट प्रोपेल्ड इज यूज्ड इन पैराग्राफ 6। तो पैराग्राफ 6 में जो रॉकेट प्रोपेल्ड का मतलब है कि वो एक हाई एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर बता रहे हैं। तो ऑप्शन ए बोलता है कि सीन इज लकी टू हैव अ फ्रेंड हु टॉक्स टू हिम इन अ रॉकेट प्रोपेल्ड वे। तो इसमें देखिए बात करने के तरीके के ऊपर बताया जा रहा है, तो ये ऑप्शन तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है या किसी नए क्रिएटिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो गलत होगा। बी है अनिका स्क्रीम्ड आउट ऑफ फियर एंड रेन आउट ऑफ हर हाउस इन अ रॉकेट प्रोपेल्ड मैनर। तो इसमें भी अनिता के भागने को बताया जा रहा है ना, किसी प्रकार के शिफ्टिंग को नहीं बताया जा रहा है, तो भी गलत होगा बी वाला। सी देखिए रेगुलर प्रैक्टिस एंड अ गुड कोच गेव द बैट्समैन अ रॉकेट प्रोपेल्ड राइज इन हिज करियर। बिल्कुल इसी में एक जो इस प्रकार का कर्व बनता है या जो इम्प्रूवमेंट आता है, हाई राइज इम्प्रूवमेंट जो आता है ना, उसके ऊपर बताया जा रहा है ऑप्शन सी में। बिल्कुल यही इसका करेक्ट हो जाएगा। रॉकेट प्रोपेल्ड के बारे में इस फ्रेज में जो बताया गया है ना, उसका जो सही मीनिंग है ऑप्शन सी में है। डी देखते हैं, द टीवी वाज बजिंग विद द न्यूज ऑफ सीवियर डैमेज काज्ड बाय अ रॉकेट प्रोपेल्ड एक्सप्लोजन। तो डी भी नहीं होगा क्योंकि तो इसमें रॉकेट प्रोपेल्ड को एक्सप्लोजन से दिखाया जा रहा है, एक रियल घटना को बताया जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द पैसेज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है ना पैसेज को सबसे अच्छा डिस्क्राइब कर रहा है। हैरी केलर्स पीस गिव्स एन अकाउंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ टेक्स्ट बुक। तो इसमें तो ओरिजिन ऑफ टेक्स्ट बुक के बारे में बताया जा रहा है, इसका कोई इससे लेना देना नहीं इस पैसेज से, क्योंकि राइटर इसके अगेंस्ट है। बी बताता है हैरी केलर्स ऐसे प्रोवाइड्स अ बूस्ट टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल ये जो ऐसे है ना वही बता रहा है कि किस प्रकार से एजुकेशन टेक्नोलॉजी को बूस्ट मिले, ठीक है। और सी देखते हैं, हैरी केलर्स कमेंट्री ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ कंप्यूटर्स इज अ मस्ट रीड, है ना, ये भी नहीं बता रहा है इसमें मस्ट रीड वाला। और हैरी केलर्स ऑब्जर्वेशंस ऑन द चेंज इन लर्निंग पैटर्न्स आर ब्रिलियंट, तो ये भी नहीं बता रहा है।
क्वेश्चन 7 है सेलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द पैसेज दैट डज नॉट क्वालिफाई एज अ फैक्ट। तो इस पैसेज में कौन सा जो है ना क्वालिफाई नहीं कर रहा है एक फैक्ट के फॉर्म में, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट है टुडे टेक्स्ट बुक्स हैव लार्ज ऑफ कलरफुल इमेजेज एंड इंगेजिंग क्वेश्चंस स्प्रिंकल्ड अबाउट। तो बिल्कुल एक फैक्ट है, आज के जो टेक्स्ट बुक में उसमें बहुत सारे इमेज हैं और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। सेकेंड है द वर्ड टेक्स्ट बुक ओरिजिनेटेड इन द 1720s ऑलमोस्ट 300 ईयर्स एगो। ये भी एक फैक्ट है। सी है बट हियर वी आर 70 ईयर्स लेटर विथ प्लेंटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स विजिबल। ये भी एक फैक्ट है। डी देखते हैं द रियली बिग चेंज विल कम व्हेन स्टूडेंट्स कैन जंप इनटू ऑनलाइन सिचुएशंस दैट आर मोर लाइक रियल लाइफ। तो ये एक एजम्पशन है कि बच्चे जब ऑनलाइन सिचुएशन में जाएंगे जो कि रियल लाइफ की तरह होगा तभी बड़ा चेंज आएगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 8 है सपोज द स्टूडेंट्स हैव टू लर्न अबाउट द वाटर साइकिल अकॉर्डिंग टू द ऑथर अ स्टूडेंट विल बेस्ट लर्न अबाउट द वाटर साइकिल वाइल। तो ऑथर के हिसाब से स्टूडेंट जो है ना सबसे अच्छा वाटर साइकिल को समझेगा जब वो उसके लिए एक मिनिएचर मॉडल क्रिएट कर लेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और टीचर के डिटेल में एक्सप्लेनेशन को सुनने से नहीं समझ पाएगा, नई टेक्स्ट बुक को पढ़ने से और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने से। जब तक वो खुद से नहीं करेगा तब तक वो नहीं सीख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है बेस्ड ऑन द टेक्स्ट गिवन वी कैन से दैट द ऑथर इज। तो इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद हम 100% बोल सकते हैं कि ऑथर जो है अपना आर्गूमेंट को प्रपोज कर रहे हैं और उसके लिए केस बना रहे हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रपोजिंग एन आर्गूमेंट एंड मेकिंग अ केस फॉर इट। क्वेश्चन 10 है वी हैव सीन फिल्म लूप्स ओवरहेड प्रोजेक्टर्स एंड अ मिरर ऑफ other technological innovations in classrooms. In other words, we can say that the author has seen film loops, projectors and various technological innovations in classroom. कि क्लासरूम में बहुत सारे जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए हैं उसको ऑथर ने देखा है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब सेकेंड पैसेज को पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पैसेज का फर्स्ट पार्ट है द नोबेल प्राइज इज एन इंटरनेशनल अवार्ड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द नोबेल फाउंडेशन एंड इज बेस्ड ऑन द फॉर्चून ऑफ अल्फ्रेड नोबेल a Swedish inventor and entrepreneur. The Nobel Prize is awarded for the best contribution in the fields of physics, chemistry, medicine, literature, and to the person who has contributed by and large to bring peace on earth. In 1968, Sweden's central bank established the Ringberg Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel. तो देखिए अल्फ्रेड नोबेल की जो संपत्ति थी उसी के ऊपर से ये जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है और ये दिया जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर में और पीस और इकोनॉमिक्स में। 1968 में स्वीडन सेंट्रल बैंक ने जो प्राइस इकोनॉमिक्स के लिए अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू किया था। सेकेंड पढ़ते हैं अ लुक इनटू द हिस्ट्री ऑफ द रिसिपिएंट्स ऑफ द अवार्ड रिवील्स दैट ओनली 57 वुमेन हैव रिसीव्ड द अवार्ड कंपेयर टू 873 मेल रिसिपिएंट्स। देयर आर वेरियस हिस्टोरिकल रीजन्स फॉर वाई दिस इज द केस बट द ट्रेंड अपीयर्स टू बी इम्प्रूविंग। तो देखिए इसमें बहुत अच्छा चीज़ बताया गया है कि टोटल जो रिसिपिएंट हैं उनमें केवल 57 वुमेन को यहाँ मिला है और 873 मेल को मिला है। इसके बहुत सारे हिस्टोरिकल रीजन हैं लेकिन समय के साथ ये ट्रेंड सुधर रहा है। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वुमेन नोबेल लॉरिएट बाय डेकेड दिखाया गया है 1901 से 2020 तक। तो अगर आप देखेंगे इसको तो पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा जो है 2010 और 19 में 13 हुए हैं और धीरे धीरे ट्रेंड ऐसा बढ़ रहा है। उसके बाद थर्ड पढ़ते हैं गोरेन हैंसोन द परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज सेड while more women are being recognized now compared with previous decades, only about 10% of the professors in natural sciences in Western Europe or North America are women, and even lower if you go to the East Asia. All over the world, the number of men working in STEM fields is much higher than the number of women. अब इसके पीछे के रीजन को बता रहे हैं गोरेन जो हैं, जो कि परमानेंट सेक्रेटरी हैं रॉयल स्वीडिश एकेडमी में, कि रीजन क्या है कि केवल 10% जो महिलाएं हैं ना वो प्रोफेसर हैं नेचुरल साइंस में वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, और एशिया में और बाकी जो पार्ट ऑफ वर्ल्ड है ना उसमें बहुत कम महिलाएं जो है ना इस प्रकार के प्रोफेशन में है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि मेन जो है ज़्यादा वर्क करते हैं इसलिए उनको ज़्यादा प्राइज मिलता है, ऐसा उनका कहना है। फोर्थ नंबर देखते हैं हांसेन एम्फेसाइज्ड दैट दे हैव मेड श्योर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम and also learn about subconsciousness bias in the prize awarding committee and economics. We have had lectures by sociologists, we have had group discussions, we have put quite a lot of effort into it, he said. उसके बाद वो बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारा चीज़ों को किया है जिससे इस प्रॉब्लम को खोज सकें ताकि जो जेंडर इनइक्वलिटी वो सॉल्व हो, और वो बताते हैं
कि प्राइड अवार्डिंग कमेटी जो है ना और एकेडमिक्स है उनके बीच में बहुत सारे लेक्चर्स हुए हैं सोशियोलॉजिस्ट के लिए, सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन हुए हैं और इन्होंने बहुत सारा एफर्ट किया है। 5th नंबर पढ़ते हैं, इन द एंड वी विल गिव द प्राइज टू दोज हु आर फाउंड द मोस्ट वर्दी एंड दोज हु हैव मेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस ही एडेड। तो बोलते हैं लास्ट में हम प्राइज़ उसी को देते हैं जो सबसे ज़्यादा उसके काबिल होता है और जिसने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, उन्होंने इसको बताया। अब चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। 8 क्वेश्चन में 6 से करना है। क्वेश्चन 11 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द जेंडर डिस्पेरिटी एमंग नोबेल प्राइज रेसिपिएंट्स इज ड्यू टू ब्लैंक फैक्टर्स। तो हमने अच्छे से समझा है कि इसके पीछे में जो हिस्टोरिकल फैक्टर है कि वुमेन जो है ना कम से कम प्रोफेसर हैं, ये कम से कम इस फील्ड है, इसलिए उनको कम प्राइज मिलता है। तो इसका रीजन ये हो जाएगा, ऑप्शन है हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल, सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। ये रीजन जो है ना करेक्ट नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज टू एड्रेस द लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल साइंटिस्ट। तो इस पैसेज के अनुसार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ने फीमेल साइंटिस्टों को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या एफर्ट किए हैं या उनके लो रिप्रेजेंटेशन को कम करने के लिए। फर्स्ट बोलता है द एकेडमी इज कॉन्शियसली अवार्डिंग फीमेल साइंटिस्ट फ्राम द 2000। बिल्कुल गलत है, ऐसा कहीं पे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ने नहीं किया है, उन्होंने केवल कैपेबल लोगों को दिया है। सेकेंड, द एकेडमी इज इन्वाइटिंग सोशियोलॉजिस्ट टू लेक्चर अबाउट द जेंडर गैप। बिल्कुल सेकेंड वाला सही है कि एकेडमी ने सोशियोलॉजिस्टों को बुला के जेंडर गैप के ऊपर लेक्चर करवाया है। थर्ड नंबर देखते हैं, द एकेडमी इज होस्टिंग ग्रुप डिस्कशंस टू बूस्ट द इंटेलिजेंस ऑफ फीमेल साइंटिस्ट। ये भी उन्होंने नहीं बताया है कि ग्रुप डिस्कशन करवाया जा रहा है फीमेल साइंटिस्ट के इंटेलिजेंस को बूस्ट करने के लिए। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा, ओनली 2। क्वेश्चन 13 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज गोरेन हेंसोन सेज दैट देयर आर, ऑप्शन बोलता है मोर फीमेल साइंटिस्ट इन ईस्ट एशिया देन इन यूरोप। ऐसा उन्होंने नहीं कहा, यूरोप में ज़्यादा फीमेल साइंटिस्ट है, तो फर्स्ट गलत हो जाएगा। बी है फीवर मेल साइंटिस्ट देन फीमेल साइंटिस्ट इन यूरोप। तो मेल साइंटिस्ट ज़्यादा हैं यूरोप में फीमेल साइंटिस्ट के कंपेरिजन में, तो सेकंड भी गलत है। सी है फीवर मेल साइंटिस्ट बीइंग कंसिडर्ड फॉर रिकॉग्नाइजेशन नाउ। ये भी गलत है, मेल साइंटिस्ट आज भी ज़्यादा रिकॉग्नाइज हो रहे हैं कंसिडरेशन के लिए। डी देखते हैं, मोर फीमेल साइंटिस्ट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर वर्क नाउ। बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट है कि ज़्यादा फीमेल साइंटिस्ट जो है ना वो रिकॉग्नाइज हो रही हैं आज के डेट में अपने काम के द्वारा। क्वेश्चन 14 देखते हैं, व्हिच ऑफ दीज कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ वुमेन नोबेल लॉरिएट्स बाय डिकेड। तो देखिए जो ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है उस ग्राफ में क्या पता चल रहा है कि धीरे धीरे जो है ना नोबेल लॉरिएट जो वुमेन है वो बढ़ती जा रही हैं, उनकी संख्या जो है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है नो वुमेन रिसीव द नोबेल प्राइज बिफोर द ईयर 1910। तो ऐसा तो इसमें नहीं पता चला है ना, 1910 से पहले भी नोबेल प्राइज मिला है। मोर वुमेन हैव रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1971 देन मेन। गलत है, मेन लोग हमेशा ज़्यादा नोबेल प्राइज ले रहे हैं वुमेन से, कहीं पे ऐसा नहीं बताया है। सी है एटलीस्ट वन वुमेन रिसीव द नोबेल प्राइज एवरी ईयर सिंस 1901। ये भी गलत है, एक से ज़्यादा लोगों को मिला है। डी है सिंस 1961 वुमेन नोबेल लॉरिएट्स हैज बीन इंक्रीजिंग स्टेडली एवरी डेकेड। बिल्कुल यही करेक्ट है, हमने देखा है कि इस प्रकार से जो है ना वो जो ग्राफ है वो चढ़ते जा रहा है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए ऑप्शन नंबर 14 है, अकॉर्डिंग टू गोरेन हैंसोन द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ए रिसर्चेज द काज ऑफ द जेंडर डिस्क्रिपेंसी इन नोबेल प्राइज नॉमिनेशंस। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये रिसर्च कर रहा है कि क्यों जितना ज़्यादा जेंडर इनइक्वलिटी है नोबेल प्राइज के नॉमिनेशन में, और इसका बी सी डी और गलत हो जाएगा, ये नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन 15 देखते हैं, व्हिच ऑफ दीज पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रेजेंट इन द पैसेज। कौन सा जो है ना इन्फॉर्मेशन इस पैसेज में नहीं है। ए नंबर ऑफ नोबेल प्राइजेज गिवन इन द ईयर 2009, ये तो है, हमने ग्राफ में देखा है। बी है नंबर ऑफ मैन हु हैव रिसीव्ड नोबेल प्राइजेज टिल डेट, ये भी ग्राफ में दिया हुआ है। सी है परसेंटेज ऑफ मेल साइंटिस्ट बिलोंगिंग टू ईस्टर्न यूरोप। ये जो परसेंटेज ऑफ मेल साइंटिस्ट है बिलोंगिंग टू ईस्टर्न यूरोप है ना, यहीं पे जो है ना इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और परसेंटेज ऑफ फीमेल साइंटिस्ट बिलोंगिंग टू वेस्टर्न यूरोप, ये तो दिया हुआ है फीमेल साइंटिस्ट का, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेज द फ्रेज बाई एंड लार्ज एज यूज्ड इन पैराग्राफ 1। देखिए यहाँ पे बाय एंड लार्ज यूज हुआ है कि द पर्सन हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड बाय एंड लार्ज टू ब्रिंग पीस ऑन अर्थ, ये व्यक्ति जो ने मोटे तौर पे दुनिया में शांति लाने के लिए काम किया। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। ऑप्शन ए है पाउला प्रिपेयर्ड अ बाई एंड लार्ज केक फॉर डिनर, है ना, तो इसमें तो केक के ऊपर बताया गया है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी बोलता है वी बॉट बाई एंड लार्ज क्लॉथ्स
फॉर द कैंपेन। इसमें भी क्लोथ के बड़ा और छोटे के बारे में बता रहे, भी गलत है। सी ए मोस्ट ऑफ द लायंस बाय एंड लार्ज ईट डियर व्हेन हंग्री। बिल्कुल यही करेक्ट है कि बहुत सारे जो लायंस होते हैं ना वो बाय एंड लार्ज ईट करते हैं डियर को जब वो भूखे होते हैं। तो डी बोलता है सी वाज सो एक्साइटेड दैट सी स्किम्ड बाय एंड लार्ज ऑन द रोड। ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 17 है द नोबेल प्राइज इज एन इंटरनेशनल अवार्ड बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेज द अचीवमेंट मेड। ऑप्शन ए बोलता है इन ऑल सब्जेक्ट्स, बिल्कुल गलत है। बी बाई ऑल जेंडर्स, ये तो सही है कि सभी जेंडर्स के द्वारा इसके अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन ये बोलता है इंटरनेशनल अवार्ड है, तो इसका ऑप्शन होगा सी इन ऑल कंट्रीज। सारी देशों में ये देखता है कि कौन से कंट्री के जो साइंटिस्ट हैं सबसे अच्छे काम किए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डी बोलता है बाई ऑल इंस्टीट्यूशंस, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन 18 है आइडेंटिफाई द ओपिनियन फ्रॉम दीज स्टेटमेंट्स अबाउट द इंफॉर्मेशन शेयर्ड इन द पैसेज। तो हम लोगों को ओपिनियन बताना ना, फैक्ट नहीं बताना है। ये बोलता है दो नोबेल प्राइजेज हैव बीन अवार्डेड टू मोर मेन देन वुमेन। ये तो बिल्कुल फैक्ट बता रहा है कि ज़्यादा मेन को मिला है वुमेन के कंपेरिजन में नोबेल प्राइज। बी बोलता है अल्फ्रेड नोबेल्स वेल्थ इज यूज्ड टू अवार्ड द नोबेल प्राइजेज टू द विनर्स। ये भी फैक्ट है। द नोबेल प्राइज वाज अवार्डेड फॉर द बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन ओनली 4 फील्ड्स इनिशियली। शुरू में 4 ही फील्ड में दिया जाता था, ये भी फैक्ट है। डी देखते हैं वुमेन इन जनरल आर मोर इंक्लाइन टू वर्किंग ऑन वर्ल्ड पीस देन ऑन अदर सब्जेक्ट्स। बिल्कुल इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि महिलाएं जो है ना वर्ल्ड पीस पे ज़्यादा काम करती हैं बाकी सब्जेक्ट के कंपेरिजन में। यही ओपिनियन यहाँ पे बताया जा रहा है। क्वेश्चन 19 है रीड द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन काशिका एंड सेम। द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ दिस डायलॉग में आर मे नॉट हैव एन एरर। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट रिप्लेसेस द अंडरलाइन पार्ट्स। यू मे चूज नो एरर इफ नो चेंज इज रिक्वायर्ड इन द अंडरलाइन पार्ट्स। काशिका सेम विल वी, देखिए विल वी के ऊपर अंडरलाइन है ना। टेक अ लुक एट द रूल्स ऑफ द पोइट्री कंपटीशन कन्वेड बाई मिस नताशा लास्ट थर्सडे। वी हैव वेरी लिटिल टाइम टू प्रिपेयर। सेम बोलता है यू आर राइट आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट इट वी शुड नॉट डिले इट एनी लॉन्गर। तो देखिए इसमें जो है ना तो देखिए यहाँ पे विल वी के जगह में क्या हो जाएगा, शैल वी हो जाएगा। और यहाँ पे वी शुड नॉट डिले, इसमें शुड नॉट डिले कोई चेंज नहीं होगा, नो एरर होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे सेल वी हो रहा है तो उसके बगल में नो एरर है, तो इसमें सेल वी और नो एरर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चूज द ऑप्शन दैट कंप्लीट द पैराग्राफ एबव करेक्टली। माई वर्क रिक्वायर्स मी टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द काइंड्स ऑफ बुलिंग प्रिविलेंट इन a student's life. Did you know that 1 out of blank 5 students is bullied by another youth? Blank students are scared of opening up to others about instances of bullying. Blank may be happening to or around them. ठीक है, वन ऑफ एवरी होगा ये, वन ऑफ एवरी 5 स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड थर्ड लास्ट ऑप्शन तो कट हो गया। उसके बाद बोलता है स्टूडेंट्स इज बुलीड बाई अनदर स्टूडेंट मैनी हो जाएगा, मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट में दैट ही बच रहा है तो यहाँ पे डेट आएगा। क्वेश्चन 21 है इन विच ऑफ दिस डज द अंडरलाइन फ्रेज इंडिकेट दैट द सब्जेक्ट हैज कंप्लीटेड द एक्शन इन द वेरी रिसेंट पास्ट। तो इसमें एक्शन जो है ना वेरी रिसेंट पास्ट में कंप्लीट हुआ है, वो कौन सा बता रहा है। तो देखिए ये बताता है ऑप्शन सी जेक हैज इन्फॉर्म्ड हर दैट ही डू नॉट बी अवेलेबल, है ना। इसमें हैज इन्फॉर्म्ड ये जो है ना रिसेंट पास्ट में कंप्लीट हुआ है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट में वो चीज़ें आती हैं जो रिसेंट पास्ट में कभी अभी कंप्लीट हुई रहती हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है गिना वाज आर टू कन्वर्ट सेंटेंसेस ए टू रिपोर्टेड स्पीच गिवन बिलो आर 3 ऑप्शंस दैट सी केम अप विथ। सेंटेंस ए लरिसा सेड व्हाई डोंट यू ज्वाइन मी फॉर डिनर टू नाइट। तो इसमें क्या होगा, सेड का सजेस्टेड हो जाएगा, लरिसा सजेस्टेड आई ज्वाइन हर फॉर डिनर दैट नाइट, इसका ऑप्शन के करेक्ट हो जाएगा। और जो आस्क्ड और इंसिस्टेड ये नहीं होगा, तो इसलिए सेकेंड और थर्ड गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 23 है गिवन बिलो इज अ स्टेटमेंट मेड बाय द पॉलिटिशियन जेसन बेले। आई डोंट बिलीव इन गिविंग सेकेंड चांसेस टू दिस सो कॉल्ड एलाइज हु वेंट बिहाइंड माई बैक। इमेजिन यू आर अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर व्हाइल रिपोर्टिंग दिस स्टेटमेंट यू विल नॉट। तो इसमें ऑप्शन ए बोलता है चेंज माई टू हिज, तो इसमें तो माई को हिज में चेंज करना पड़ेगा, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। बी चेंज वेंट टू गॉन, तो वेंट को गॉन में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। विल नॉट बोल रहा है ना। चेंज डोंट टू डिडंट, तो डोंट को तो डिडंट में करेंगे क्योंकि ये उस समय प्रेजेंट था वो जब लिख रहा था, तो लेकिन बाद में लिखेगा तो क्या होगा, पास्ट हो जाएगा।
और दीज को दोज में भी कन्वर्ट कर देंगे, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 24 है, चूज द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस बिलो करेक्टली। सी हैड ऑलरेडी बिगेन ईटिंग हर डिनर बाय द टाइम आई रीच देयर। मैं जब पहुंच चुका था तब वो अपना खाना शुरू कर चुकी थी, है ना, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यू आर स्नेहा, रेसिडेंट ऑफ हुबली कर्नाटका। यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली drawing attention to families who are paying their domestic workers below Karnataka's minimum wage of ₹195 for 8 hours of work per day। तो आप स्नेहा हैं, रेसिडेंट हैं हुबली कर्नाटका में, आपको एक लेटर लिखना है एक नेशनल डेली के एडिटर को, ये बताते हुए कि जो कर्नाटका में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फैमिली या डोमेस्टिक वर्कर हैं, उनको मिनिमम वेज जो है कर्नाटका में 195 से 8 आवर पर डे का उससे कम पैसा दे रहे हैं। अब क्वेश्चन 25 देखिए, व्हिच ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्नेहा टू इंक्लूड इन द गिवन लेटर। तो इस लेटर में इंक्लूड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं स्नेहा के लिए, ठीक है। तो फार्मल टोन बिल्कुल सही है, फार्मल टोन होना चाहिए। इसमें क्रिएटिव ग्राफिक्स इमेजेज ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। थर्ड है द सेंडर्स एंड रिसीवर्स एड्रेस, ये भी बहुत जरूरी है कि सेंडर रिसीवर का एड्रेस होना चाहिए। फोर्थ है नरेटिव ऑफ वंस ओन एक्सपीरियंस, तो इसमें नरेटिव खुद के एक्सपीरियंस का जरूरी नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन 26 है, व्हिच सब्जेक्ट लाइन शुड स्नेहा सेलेक्ट फॉर द गिवन लेटर। तो इस लेटर के लिए कौन सा सब्जेक्ट लाइन जो है ना स्नेहा चूज कर सकती है, तो ये चूज करेगी। देखिए द प्रॉब्लम ऑफ अनअफोर्डेबल डोमेस्टिक सर्विसेज, तो ये तो बिल्कुल गलत है, इसके बारे में बताया नहीं जा रहा है। बी है द प्रॉब्लम ऑफ इनलीगली अंडर पेड डोमेस्टिक वर्कर्स, बिल्कुल सही है कि जो प्रॉब्लम है वो गैर कानूनी तरीके से जो कम पैसा डोमेस्टिक वर्कर को दिया जा रहा है वो है। और सी है द इशूज विद पुअर डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन कर्नाटका, इसमें तो डोमेस्टिक सर्विसेज के इशूज़ को बता रहा है। और डी है द इशूज विद द रेगुलरिटी ऑफ पेमेंट टू वर्कर्स, तो इसमें भी रेगुलरिटी के ऊपर बता रहा है, लेकिन ये जो हमको पूछा गया है ना वो इनलीगली अंडर पेड डोमेस्टिक वर्कर्स के ऊपर है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 27 है, व्हिच ऑफ दिस शुड स्नेहा इंक्लूड व्हाइल डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम इन द इंट्रोडक्शन ऑफ हर लेटर। तो उसके लेटर के इंट्रोडक्शन के लिए किसको यहाँ पे शामिल कर सकती है वो, तो इसका ऑप्शन भी देखिए कि डिफरेंट हाउस होल्ड्स हैव बीन पेइंग दीज अमाउंट्स टू द वर्कर्स, बिल्कुल सही होगा ये। द वर्कर्स आर नॉट एबल टू मेक इंड्स मीट विद सच लो वेजेज, ये भी सही है। द मिनिमम वेजेज एक्ट लेस डाउन सर्टेन राइट्स दैट शुड बी मेट, ये भी सही है कि मिनिमम वेज एक्ट को फॉलो नहीं किया जा रहा है और इतने पैसे से वो लोग अपना गुजारा नहीं कर सकते और बहुत ही कम पैसा जो है ना उनको दिया जा रहा है, तो ये तीनों बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, स्नेहा शेयर्स द बिलो सजेशंस इन हर लेटर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हेल्प्स हर कंप्लीट इट एप्रोप्रिएटली। अ सिंपल वे टू एड्रेस द इशू इज टू ब्लैंक फर्स्ट द मिनिमम वेजेज दैट वर्कर्स शुड बी पेड, इंफॉर्मेशन कैन चेंज द रेसिडेंट्स बिलिंग इन सम केसेस। तो देखिए पहले में क्या हो जाएगा, हमको स्प्रेड करना पड़ेगा अवेयरनेस। द सिंपल वे टू एड्रेस द इशू इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द मिनिमम वेजेज दैट वर्कर्स शुड बी पेड, इंफॉर्मेशन कैन चेंज द रेसिडेंट्स एक्शंस इन सम केसेस, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है, हाउ शुड स्नेहा कंक्लूड हर लेटर। तो स्नेहा अपने लेटर को कंक्लूड कैसे करेगी, तो दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स एंड आई होप इट गेट्स अटेंशन, तो इसका ऑप्शन सी सबसे करेक्ट है। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है डोमेस्टिक वर्कर के लिए और मैं चाहती हूँ या मेरे को विश्वास है कि इसमें लोगों का ध्यान आएगा। क्वेश्चन 30 देखते हैं, हाउ कैन स्नेहा रिवाइज द बिलो लाइन्स टू कन्वे हर मैसेज क्लियरली, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्लेसेस द लाइन्स एप्रोप्रिएटली। देयर आर वर्कर्स हु आर नॉट एबल टू ईट 2 meals in a day because of how much they are paid by some of the families in our building, so they have to do more than one job and work almost 18 hours a day। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका ऑप्शन सी देखिए, ड्यू टू लो पेमेंट फ्रॉम रेसिडेंट्स वर्कर्स हैव टू डू मल्टीपल जॉब्स फॉर अप टू 18 hours a day टू एफोर्ड 2 meals, है ना, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा और बाकी जो ऑप्शन है ना वो सही नहीं है। अब इसके 5th पार्ट को पढ़ते हैं जो कि एक्सट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड है। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, जी एंड आई लॉफ ओवर सेल्स सिली एट द 2 boys behind us, सी एंड Jacques who have staked their entire holiday saving on their bet from morning to night. It's you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even these pleading glances and my angry outburst can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back
but teachers are the most unpredictable creatures on earth. I am not so worried about my girlfriends and myself. We will make it. The only subject I am not sure about the in mess. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. तो देखिए डेयरी ऑफ एनी फ्रैंक से लिया गया है। इसमें वो लोग डिस्कस करते हैं कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, और काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी वो डिस्कशन होता है। और जो एनी है ना उसको सबसे ज़्यादा डाउट रहता है मैथ्स के ऊपर। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं 31। हाउ डू एनी एंड हर फ्रेंड रिएक्ट टू द बॉयज़ बिहाइंड देम। तो एनी और उसकी जो सहेलियाँ होती हैं, जो लड़के थे पीछे में, उनके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्ट कर रही कि इरिटेशन हो रहा है उनके बिहेवियर से उनको, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दे आर इरिटेटेड बाई देम। सेकेंड है कि दे फाइंड देम ह्यूमरस, उनको ह्यूमरस फाइंड आउट करती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड है दे फाइंड देम फैसिनेटिंग, बिल्कुल गलत है, उनको फैसिनेटिंग नहीं समझती हैं। दे आर डिसगस्टेड बाई देम, ये भी नहीं है। और दे आर डिसअपॉइंटेड इन देम, ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 1 and 2। क्वेश्चन 32 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन 1 and 2। तो 1 and 2 के बीच में जो स्टेटमेंट हैं उनमें करेक्ट रिलेशनशिप हमको देखना है। फर्स्ट है सी एंड जैकस कीप मेकिंग बेट्स अबाउट पासिंग। और सेकेंड, एनी मेंशंस दैट टीचर्स आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो देखिए इसमें 32 में ऑप्शन जो है ना वो सी हो जाएगा। सी में क्या बोलता है कि 2 इज़ द रीजन फॉर 1, कि जो सी एन और जैकस जो है ना बेट मेकिंग कर रहे थे और पास कर रहे थे, पास करने के ऊपर, तो उसी के कारण एन ने इसको बोला था। तो सेकंड इज द रीजन फॉर फर्स्ट, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ही स्टार्ट्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो टाइगर है वो अपने पिंजड़े में कुछ ही कदम चल पा रहा है, और उसके जो धारियाँ बनी हुई हैं वो ना काफ़ी चमकदार हैं, और उसका जो पैर चलता है वो काफ़ी शांत है, लेकिन उसके अंदर में गुस्सा जो है काफ़ी भरा हुआ है। अगर वो जंगल में होता तो क्या होता है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, कि वो छाया में छिपा हुआ रहता, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, बड़े बड़े घासों से स्लाइड होते रहता, नियर द वाटर होल, पानी के पास, पानी वाले होल के पास, नियर प्लम डियर के पास, जहाँ से जो हिरन है वहाँ पे पास होते रहते। अब क्वेश्चन देखते हैं 41। Which of these activities mentioned in the extract is something the tiger should do in the jungle। तो जंगल में टाइगर क्या करता है, अपने शिकार का वेट करते रहता, तो ऑप्शन सी हो जाता है, वेट फॉर हिज प्रे। क्वेश्चन 42 है, व्हाई डज द पोएट डिस्क्राइब द केज एज हैविंग फ्यू स्टेप्स। तो यहाँ पे जो पोएट है ना वो केज को फ्यू स्टेप्स में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टू हाईलाइट द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द टाइगर्स फ्रीडम, कि जो टाइगर के फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है केज के कारण, उसको हाईलाइट करने के लिए। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 43 है, द कंट्रास्ट इंडिकेटेड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज बिटवीन। इसमें क्या बताया गया है इस एक्सट्रैक्ट में, एक तरफ तो उसको केज में दिखाया जा रहा है, एक तरफ उसको जंगल में बताया जा रहा है। तो 43 का ये देखिए, द टाइगर्स रियलिटी एंड द टाइगर्स आइडियल सिचुएशन, कि उसका रियलिटी क्या है और आइडियल सिचुएशन में टाइगर कैसे बिहेव करता। क्वेश्चन 44 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द टाइगर इन द लाइन्स बिलो, लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। तो देखिए 44 का क्या हो जाएगा कि वो जो है शेडो में छुपते छुपाते जा रहा है और लंबे लंबे घासों से स्लाइड हो रहा है। तो ये हो जाएगा स्लाई, फर्स्ट हो जाएगा इसमें। दूसरा है लाइट फुटेड, हल्के हल्के पैरों से चल रहा है, स्केयर, डरा हुआ नहीं है, ना डोमिनेंट नहीं है, ना आई कैचिंग नहीं है। तो इसका फर्स्ट और फोर्थ हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 44 का। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, विच ऑफ दीज हैज द सेम राइम स्कीम एज द स्टैंजा इन द एक्सट्रैक्ट। इसमें से राइम स्कीम सेम किस में है बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें राइम स्कीम देखते हैं, जो स्टेंजा इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोलता है देखिए ये स्ट्राइप्स, तो ये स्ट्राइप्स को ये मान लेते हैं, फिर केज को बी मान लेते हैं, क्वाइट नहीं मिल रहा है, तो बी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और केज जो है बी। तो यहाँ पे राइम स्कीम है ए बी सी बी। उसके बाद यहाँ पे देखिए शेडो, शेडो फिर ए हो जाएगा, ग्रास फिर बी हो जाएगा, फिर होल सी हो जाएगा, और फिर ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे राइम स्कीम क्या मिला हम लोगों को, ए बी सी बी। अब इसमें देखते हैं ए बी सी बी वाला राइम स्कीम किस में है। तो इसमें पहला देखिए, टेल मी नॉट इन मानफुल मेंबर्स, तो इसको ये ले लेते हैं। लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम, ये बी है। फिर फार द सोल ऑफ द डेड दैट स्लम्बर्स, तो ये आ गया। ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें ए बी ए आ रहा है, ए बी सी आना चाहिए था। अभी देखते हैं, होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, तो ड्रीम्स को ले लेते हैं। फार इट ड्रीम्स डाई, इसको भी ले लेते हैं। लाइफ इज अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड, इसको सी ले लेते हैं। और दैट कैन नॉट फ्लाई, तो डाई ऑफ फ्लाई, तो बी ले लेते हैं। तो
तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 8 है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आई वॉज स्टिल अ थीप व्हेन आई मेट अनिल and though only 15 I was an experienced and a very successful hand. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall thin fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. तो मैं एक चोर था जब मैं अनिल से मिला और मैं केवल 15 साल का था, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा अनुभवी था और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था। अनिल उस समय एक रेसलिंग मैच देख रहा था। जब मैं उसके पास पहुंचा, वो एक 15-25 साल का ऊंचा और पतला आदमी था और मेरे को काफ़ी आसान शिकार लगा और मेरे पर्पज़ के लिए काफ़ी उपयुक्त लगा और मैं अपने आप को ज़्यादा लेट नहीं कर सकता था और मैं चाहता था कि जितना जल्दी हो जाए मैं इसके कॉन्फिडेंस को हासिल कर लूँ। यू लुक अ बीट ऑफ अ रेसलर यूर सेल्फ, आई सेड, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। और एक थोड़ा फ्लैटरी करता है, बोलता है कि तुम भी एक रेसलर या पहलवान लगते हैं थोड़ा सा करके। सो डू यू, ही रिप्लाइड। तो अनिल भी रिप्लाई करता है कि तुम भी लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रातर थिन। तब ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा उसमें नर्वस हो जाते हैं क्योंकि वो भी काफ़ी पतले रहता है। वेल आई सेड मॉडेस्टली, ठीक है, आई डू रेसल अ बिट, मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। व्हाट इज यूर नेम, अनिल पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो जवाब देता है हरी सिंह। आई लाइड, फिर से झूठ बोलते थे। आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीना एक नया नाम ले लेते थे। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फार्मर एम्प्लॉयर्स, जिसके कारण पुलिस से बचते थे और अपने पुराने एम्प्लॉयर से बचते थे। द थिप्स स्टोरी से लिया गया है। क्वेश्चन 46 है, आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। ये जो यंग मैन है उसके कॉन्फिडेंस में, उसको कॉन्फिडेंस में ले लेना चाहते थे या ले लेते थे। बेस्ड ऑन द लाइन अबव वी कैन से दैट हरी वांटेड टू। तो हरी क्या चाहता था, तो हरी चाहता था कि वो जो है ना अनिल के ट्रस्ट को एक्सप्लॉइट कर ले, उसके विश्वास को फ़ायदा उठाए। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गेन अनिल्स ट्रस्ट टू एक्सप्लॉइट हिम। क्वेश्चन 47 है, विच ऑफ दिस सेंटेंसेस शोज द करेक्ट यूजेज ऑफ द वर्ड मॉडेस्टली एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। तो इस एक्सट्रैक्ट में जो मॉडेस्टली का यूज किया गया है, तो इसमें से कौन से सेंटेंस में है, तो इसका ऑप्शन बी देखिए कि रेयान ऑलवेज मॉडेस्टली सरंग्स ऑफ द कम्प्लीमेंट्स फ्रॉम पीपल, है ना। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि रेयान जो है ना वो मॉडेस्टली जो है सरंग कर देता है कम्प्लीमेंट्स को लोगों का। क्वेश्चन 48 है, विच ऑफ दीज अबाउट द नरेटर कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट को पढ़ के हम नरेटर के बारे में क्या नहीं बोल सकते। पहला बोलता है ही वाज अ लिन फेलो, वो एक पतला आदमी थे, बिल्कुल सही है। ही वाज फॉन्ड ऑफ रेसलिंग, ये बिल्कुल गलत है कि वो फॉन्ड ऑफ रेसलिंग नहीं थे, रेसलिंग के शौकीन नहीं थे। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ही वाज गुड एट मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाने में अच्छे थे, बिल्कुल सही है। ही हैड वेज टू अवॉइड बीइंग अरेस्टेड, कि वो गिरफ्तार होने से बचने के लिए उनके पास कई सारे रास्ते थे, तो भी सही है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 49 है, हरी हैड ब्लैंक बिफोर इनकाउंटरिंग अनिल। हरी जो है ना अनिल से मिलने के पहले उनके साथ क्या चल रहा था, हरी के साथ क्या चल रहा था। ये बोलता है जस्ट बीन रिलीज्ड फ्रॉम जेल, बिल्कुल नहीं, जेल से बाहर निकले थे, ऐसा कोई बात नहीं है। टाइट टू पुल आप अ बिग रॉबरी, तो बिग रॉबरी को भी करना चाहते थे, ये भी नहीं है। हैड अ सक्सेसफुल कैरियर एज अ थीप, ये भी नहीं है। बीन अनसक्सेसफुल फॉर सम टाइम, यही करेक्ट है कि कुछ समय के लिए वो अनसक्सेसफुल थे। 50 है, ही वॉज अबाउट 25 अ टाल इन फेलो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। द रीजन दैट द नरेटर सेज द अबव लाइन इज बिकॉज ही फेल्ट दैट। तो देखिए नरेटर ने लाइन इसलिए बोला क्योंकि उनको लग रहा था कि ही वुड बी ईजी फॉर हिम टू मैनिपुलेट अनिल, कि उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अनिल को मैनिपुलेट करना। तो इसका ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 51 है, अकॉर्डिंग टू द पोएम फायर एंड आइस सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस बिकॉज ह्यूमन्स आर। तो जो पोएम है फायर एंड आइस, उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि दुनिया जो है ना वो बर्फ़ से भी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि लोग जो हैं बिकम स्पाइटफुल टुवर्ड्स ईच अदर, कि लोग एक दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा स्पाइटफुल व्यवहार करते हैं। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 52 है, इन द लाइन गिवन बिलो फ्रॉम ब्लैक एरोप्लेन व्हेन द राइटर रिफर्स टू द क्लाउड्स एज ब्लैक माउंटेन्स व्हाट इज ही रिफरिंग टू। तो जो लाइन है ब्लैक एरोप्लेन से रिलेटेड यहाँ पे नीचे में, तो राइटर रिफर कर रहे हैं क्लाउड को एक ब्लैक माउंटेन से। तो क्या बता रहे हैं वो, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द आई। तो उनका इसमें कहना रहता है कि ही इज फेयर ऑफ देयर इनॉर्मस साइज, कि जो बहुत बड़े बड़े बादल थे, बहुत बड़े बड़े काले काले बादल थे, बहुत बड़े साइज के। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, वो अपने डर को बता रहे थे। क्वेश्चन 53 है, व्हिच ऑफ दिज लाइन्स फ्रॉम अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम हिंट्स एट द एंड ऑफ एपेथाइड इन साउथ अफ्रीका। तो कौन सा लाइन जो है ना एक लॉन्ग वॉक फ्रीडम से हिंट करता है कि जो साउथ अफ्रीका में एपेथाइड था, ये गोरों का राज था, वो खत्म हो गया है। तो इसका ऑप्शन सी देखिए,
ऑल्दो दैट नेबर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ग्रुप उस समय जो एंथम था, राष्ट्रीय गीत था, उसके लिरिक्स को नहीं जान रहा था, लेकिन बहुत समय ज़्यादा नहीं बीतेगा जब उनका दिल से इसको लोग जान लेंगे। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 54 है, हाउ डज द यंग सी गुल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स फ्लाइंग चेंज इन द स्टोरी द फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट में जो सी गुल होता है, यंग सी गुल है, उसका एटीट्यूड जो है ना वो फ्लाइंग के लिए चेंज कैसे हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी, ही इज अनसर्टेन दैट इट एंड देन फाइंड्स इट थ्रिलिंग। वो शुरू में इसके लिए अनसर्टेन रहता है, अनिश्चित रहता है, लेकिन बाद में इसको काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग पाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 55 है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज दैट व्हाट द नरेटर इज फीलिंग इन द गिवन बिलो। एज स्टैंड्स रिजिड ट्रिम्बलिंग स्टेरिंग डाउन। ठीक है, तो वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्टैंड था, रिजिड था, ट्रिम्बलिंग था और स्टेरिंग डाउन था। तो इसमें ऑप्शन ए बोलता है गिल्ट, तो उनको तो किसी प्रकार का गिल्टी था नहीं, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। शॉक, बिल्कुल वो शॉक्ड था, है ना, तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। थर्ड है सेम, तो किसी प्रकार का सेम उनको नहीं था, और फियरलेसनेस भी नहीं था, लेकिन होपलेसनेस जरूर था, क्योंकि जो बाल घूम चुका था तो उससे क्या हो रहा था कि वो लोग होपलेस हो गए थे। तो इसका ऑप्शन फिफ्थ करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सेकेंड एंड फिफ्थ। अब क्वेश्चन 56 से देखते हैं, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड बेस्ड ऑन द अबव लाइन सेलेक्ट द वर्ड दैट डिस्क्राइब द पोएट्स फीलिंग एट द एंड ऑफ द डे। इसमें क्या बता रहा है कि दिन का कुछ भाग जो खराब होने वाला था पूरा दिन, वो बच गया। तो इसमें बताया जा रहा है पोएट के द्वारा कि वो कंटेंटेड है। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 57 है, इन द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट मिसेज हॉल एग्रीड टू प्रोवाइड एकोमोडेशन टू ग्रिफिन्स बिकॉज ही हैड। तो जो स्टोरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें मिसेज हॉल जो है एग्री हो जाती हैं एकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिए ग्रिफिन को, क्योंकि मेड सम पेमेंट इन हर टू हर इन एडवांस, क्योंकि वो पैसा एडवांस में दे देते हैं उनको और वो पैसा की काफ़ी लालची रहती है मिसेज हॉल। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 58 है, इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। तो जो ट्रिकी था उसको परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना काफ़ी ज़्यादा लालच भरा हुआ था। तो क्वेश्चन है कि वाई डिड मिस्टर हेरियट नॉट गिव इन टू द टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एट द सर्जरी इन अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो ट्रम्प ऑफ सर्जरी में जो मिस्टर हेरियट हैं उन्होंने इस टेम्पटेशन को या लालच को ट्रिकी को सर्जरी में रखने का को क्यों नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम था कि जो मिसेज पंपरी थी वो ट्रिकी के बिना काफ़ी ज़्यादा दयनीय अवस्था में पहुंच जाती हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 59 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द गिवन सेंटेंस करेक्टली। तो कौन सा ऑप्शन जो है इस सेंटेंस को करेक्टली कंप्लीट कर रहा है। द बॉयज हु फॉलोड ग्रिफिन इन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ब्लैंक एंड फ्लैंक। तो देखिए जो लड़के ग्रिफिन का फॉलो कर रहे थे, ग्रिफिन का पीछा कर रहे थे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में, वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थे उस फुटप्रिंट को लेके। तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, वी आर क्यूरियस अबाउट द फुटप्रिंट्स। उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर, हैड ऑलमोस्ट डिस्कवर्ड ग्रिफिन सीक्रेट, और वो ऑलमोस्ट खोज चुके थे ग्रिफिन के सीक्रेट को। तो इसका ऑप्शन 4 भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी 2 एंड 4। क्वेश्चन 60 है, मेट्स रस्ड इन एंड आउट ब्रिंकिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयस एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल। तो जो नौकरानियां हैं वो दौड़ रही थी डे बेड, नाइट बेड और उसके फेवरेट कुशंस, टॉयस, रबर रिंग और उसका जो ब्रेकफास्ट बॉल था, लंच बॉल था, सपर बॉल था, उस सबको लाने के लिए मिस्टर हेरियट गिव्स द अबव डिस्क्रिप्शन इन द स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी टू शो हाउ। तो मिस्टर हेरियट ने डिस्क्रिप्शन ट्रम्प ऑफ स्टोरी में इसलिए दिया क्योंकि वो बताना चाह रहे थे कि कितना ज़्यादा स्पॉइल्ड और पेम्पर्ड था ट्रिकी जो है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।